नमस्कार, मैं कमला स्वामी, लेक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालसू। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे जो कक्षा 9 से 12 के सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चों आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। व्याकरण का हमारा पहला अध्याय है भाषा। मनुष्य एक समाज में रहने वाला प्राणी है। वह अपने विचारों, भावनाओं को बोलकर ही व्यक्त करता है। भाषा को ध्वनि संकेतों की व्यवस्था माना जाता है। यह मनुष्य के मुख से निकली हुई अभिव्यक्ति होती है। इसे विचारों के आदान प्रदान का एक आसान साधन माना जाता है। संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी माना जाता है। हमें पता है कि भाषा का लिखित रूप आज भी संस्कृत में ही मिलता है। हिंदी भाषा को अस्तित्व में आने के लिए बहुत समय लगा। सबसे पहले संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, तब अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो अब हम जानते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा शब्द को संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है बोलना। हमारे भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में जो ध्वनि संकेतों की व्यवस्था प्रयोग में लाई जाती है उसे भाषा कहते हैं। साधारण शब्दों में हम कहें कि जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। तो सरल शब्दों में कहें तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अब हम बढ़ते हैं भाषा के भेद। भाषा के दो भेद होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा, जब हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से अपनी बातें लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ये भाषा का स्थायी रूप होता है। ये लिपि पर आधारित होता है। इससे अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा या पुस्तकों द्वारा अथवा पत्र पत्रिकाओं के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं, जैसे ग्रंथ, पुस्तकें, अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि। दूसरा भाषा का भेद है मौखिक। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों एवं मनोभावों को बोलकर प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग तभी होता है जब सामने श्रोता हो। दूसरे शब्दों में हम कहें, आमने सामने बैठे व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं अथवा कोई व्यक्ति भाषण आदि के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं, जैसे नाटक, फिल्म, समाचार सुनना, संवाद, भाषण आदि। अब हम जानते हैं भाषा और बोली में क्या अंतर है। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है, अर्थात स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। छोटे भूभाग में बोली जाने वाली भाषा को ही बोली कहते हैं। बोली को भाषा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। बोली भाषा का स्थानीय रूप होता है। जब कोई भाषा बहुत बड़े भाग में बोली जाती है तो वह क्षेत्र में बढ़ जाती है और बोली बोली जाने लगती है। कोई भी बोली हो वो विकसित होकर भाषा का रूप ही लेती है। हिंदी को भी एक समय बोली ही माना जाता था क्योंकि इसका विकास खड़ी बोली से हुआ था। बोली को लिख नहीं सकते इसलिए इसका साहित्य मौखिक होता है, लेकिन भाषा को लिखा जा सकता है इसलिए इसका साहित्य लिखित होता है। जब कोई बोली विकसित होती है तो वह साहित्य की भाषा का रूप ले लेती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली अवधी है, बिहार की भोजपुरी और मैथिली, हरियाणा में हरियाणवी और बांगड़ू, राजस्थान में राजस्थानी, मारवाड़ी और गुजरात में गुजराती बोली बोली जाती है। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए एक लिपि की आवश्यकता होती है। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की जरूरत होती है उन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। इसके माध्यम से मौखिक रूप की ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। सारी भाषाओं के लिखने की लिपि अलग अलग होती है, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, इनकी लिपि देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, उर्दू व फारसी की फारसी तथा अरबी की अरबी, बंगला की बंगला, रूसी की रूसी और अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश की रोमन लिपि होती है। तो अब हम जानते हैं व्याकरण के बारे में। व्याकरण
मनुष्य मौखिक एवं लिखित भाषा में अपने विचार प्रकट कर सकता है और करता रहा है, किंतु इससे भाषा का कोई निश्चित एवं शुद्ध स्वरूप स्थिर नहीं हो सकता। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है, और उस नियमबद्ध योजना को ही हम व्याकरण कहते हैं। साधारण शब्दों में हम कहें तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान सीखा जाता है। शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण को जानने की बहुत आवश्यकता होती है। व्याकरण से भाषा को बोलना और लिखना दोनों ही आसान हो जाता है। व्याकरण से हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। भाषा को प्रयोग करने के लिए हमें भाषा के नियमों को जानने की जरूरत है। इन्हीं नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। व्याकरण और भाषा के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है। कोई भी व्यक्ति व्याकरण को जाने बिना भाषा के शुद्ध रूप को नहीं सीख सकता है। इसी वजह से भाषा और व्याकरण का बहुत गहरा संबंध है। व्याकरण भाषा को उच्चारण, प्रयोग, अर्थों के प्रयोग के रूप को निश्चित करता है। व्याकरण को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। तो हम पढ़ते हैं वर्ण विचार। इस विचार में वर्णों के उच्चारण, रूप, आकार, भेद, वर्णों को मिलाने की विधि, लिखने की विधि आदि बताई जाती है। शब्द विचार, इस विचार में शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति, रचना, रूप, प्रयोगों, उत्पत्ति आदि का अध्ययन करवाया जाता है। पद विचार, इस विचार में पद तथा पद के भेदों का वर्णन किया जाता है। वाक्य विचार, इस विचार में वाक्यों की रचना, उनके भेद, वाक्य बनाने, वाक्यों को अलग करने, विराम चिन्हों, पद परिचय, वाक्य निर्माण, गठन, प्रयोग, उनके प्रकार आदि का अध्ययन करवाया जाता है। तो ये था हमारा पहला अध्याय भाषा। इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा और बोली में अंतर बताइए। लिपि क्या है? लिपि की क्या विशेषताएं हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? और व्याकरण के भेद।